वेलकम एवरीवन, वेलकम टू चेरिश मित्र। आई एम जितेश। आज इस वीडियो लेक्चर में बाबू हम लोग अपने एडवांस कंस्ट्रक्शन के सेट 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इस सेट में बेसिकली मैंने 2020 में आपके जो क्वेश्चंस आए थे मैंने उसका सॉल्यूशन करवाया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं बाबू। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बाबू, हार्डबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हार्डबोर्ड जो है बाबू निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल होता है? प्लाईवुड का, फाइबर बोर्ड का, पार्टिकल बोर्ड का और साथ ही साथ बाबू चिप बोर्ड का। ये तो मैंने बताया भी है बाबू, पढ़ाया भी है। इसका जो आंसर होगा वो सबसे अच्छा क्या होगा? फाइबर बोर्ड। तो ये जो हार्ड बोर्ड है बाबू ये हमारे फाइबर बोर्ड का एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन बाबू थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल नहीं है? पॉलीइथिलीन हमारा ये थर्मोप्लास्टिक है बाबू। पीवीसी ये भी हमारा जो है ना बाबू, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी हमारा बाबू थर्मोप्लास्टिक है। नाइलॉन ये भी बाबू हमारा थर्मोप्लास्टिक है। और बेकेलाइट क्या होता है बाबू? ये हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है ना। थर्मोप्लास्टिक नहीं, ये थर्मोसेटिंग होता है, ध्यान रखना है। अगला है बाबू, ऑर्डिनरी ग्लास इज बैड कंडक्टर ऑफ। हमारा ये जो ऑर्डिनरी ग्लास होता है मतलब साधारण ग्लास जिसके हम लोग ग्लास, प्लेट, कप वगैरह यूज करते हैं ना बाबू, वो किसका बैड कंडक्टर होता है बाबू? हीट का, साउंड का, इलेक्ट्रिसिटी का, ऑल ऑफ द एबव। तो ध्यान रखिएगा बाबू, हमारा ये जो ऑर्डिनरी ग्लास होता है बाबू ये ऑल ऑफ द एबव सभी का, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी सभी का बैड कंडक्टर होता है। इसमें से कुछ भी होके पास नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइबर ग्लास। ये फाइबर ग्लास बाबू हमारा क्या होता है? डिकेज व्हेन इन कांटेक्ट विथ वाटर। ये कांटेक्ट लिखा होगा बाबू, गड़बड़ मतलब टाइपिंग था। तो जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा बाबू तो इसके ये डिके करेगा, ऐसा तो कभी नहीं होता बाबू, ये गलत ऑप्शन है। डज नॉट रेसिस्ट हीट, ये हीट को रेसिस्ट करता है बाबू, ये मैंने आपको पढ़ाया ना, यूनिट 1 में ही पढ़ाया ये सारी चीजें। हैज पुअर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, नहीं बाबू, ठीक ठाक होता है इसका पुअर स्ट्रेंथ रेशियो। फिर है बाबू, इज शॉक प्रूफ एंड फायर रिटार्डेंट। एकदम बाबू यही तो होता है बाबू हमारा, ये जो फाइबर ग्लास क्या होता है बाबू? ये शॉक प्रूफ और फायर रिटार्डेंट होता है, ध्यान रखिएगा हमारा फाइबर ग्लास है ना, शॉक प्रूफ और फायर रिटार्डेंट होता है। अगला, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर्स आर। हमारा ये जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर्स होता है बाबू ये क्या होता है? हैवियर देन आरसीसी, नहीं बाबू, हमारा ये जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर है आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये थीनर और लाइटर होता है आरसीसी कंक्रीट से, मतलब पतला भी होता है और वेट में भी कम होता है। थीनर एंड लाइटर, ध्यान रखना है। तो थीकर देन आरसीसी नहीं बाबू, थीनर होता है, सेम एज आरसीसी। आरसीसी कैसा ही रहता तो क्यों यूज करते इसको हम लोग? कोई लॉजिक ही नहीं था यूज करने का। तो थीनर देन आरसीसी एकदम सही बात है बाबू। अगर कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा कि लाइटर देन आरसीसी तो वो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट इज थीनर एंड लाइटर देन आरसीसी, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, प्री टेंशनिंग इज यूज्ड फॉर। ये जो हम लोग जो प्री टेंशनिंग मेथड का बाबू यूज करते हैं कहाँ पे करते हैं? पोल्स में नहीं बाबू, डैम्स में नहीं बाबू, ब्रिजेज में यूज करते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आरसीसी में भी सर ने पढ़ाया होगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी ब्रिजेस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशल कंक्रीटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा जो कंक्रीटिंग है बाबू वो स्पेशल कंक्रीटिंग के कैटेगरी में आता है? हाउ वेदर कंक्रीटिंग, हाउ नहीं होगा बाबू, ये हॉट होगा। हॉट वेदर कंक्रीटिंग लिखा है, वो वहां पे मिस टाइपिंग हो गया है। हाउ वेदर कंक्रीटिंग तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो हॉट वेदर कंक्रीटिंग, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, अंडर वाटर कंक्रीटिंग और ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव ना बाबू ये हमारा सब होता है ना। हमारा ये जो स्पेशल कंक्रीटिंग होता है वो तीनों होता है, हॉट वेदर, अंडर वाटर और कोल्ड वाटर कंक्रीटिंग ना, ऑल ऑफ द एबव। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइबर्स इन कंक्रीट। कंक्रीट में बाबू हम लोग सबसे ज्यादा आमतौर पे कौन सा फाइबर इस्तेमाल करते हैं? सीसेल, क्वायर, क्वायर तो जानते हैं ना बाबू, नारियल का जो छिलका निकलता है, स्टील, बेसाल्ट। स्टील फाइबर बाबू सबसे आमतौर पे हम लोग स्टील फाइबर यूज करते हैं, ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग करते हैं हम लोग, स्टील फाइबर का। रेडी मिक्स कंक्रीट इज, हमारा ये जो आरएमसी कंक्रीट होता है, प्रोड्यूस्ड अंडर द फैक्ट्री कंडीशंस। एकदम बाबू इसको हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं ना, इसका अलग से कंक्रीट बैचिंग प्लांट होता है, वहां पे हम लोग इसको बनाते हैं और
जो हमारा जो ट्रक होता है, ड्रम मिक्सर, हम लोग उसकी मदद से इसको क्या करते हैं, अपने साइड तक पहुंचाते हैं। एंड स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस पैरामीटर, और ये किस तरीके से परफॉर्म करेगा, इसके क्या क्या पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे परफॉर्म करेगा बाबू, इसका परफॉर्मेंस निकल के आएगा हम लोगों के सामने। सब के सब ये पहले से हमें पता होता है, कितना वाटर सीमेंट रेशियो होगा, इसका क्या टोटल स्ट्रेंथ होगा, अलग अलग कंडीशन में कैसे बिहेव करेगा, लगभग इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टी एकदम पता होती है, उसी तरीके से बिहेव भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी बाबू इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है। Which type of vibrator is generally used for the compaction of concrete? तो कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने के लिए बाबू हम लोग आमतौर पे सबसे ज्यादा किस वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं? तो फ्रॉम वाइब्रेटर नहीं बाबू, ये गलत टाइपिंग है, फॉर्म वाइब्रेटर होता है। बहुत मिस टाइपिंग है आपके क्वेश्चन बैंक में। तो फॉर्म वाइब्रेटर है, ये नहीं होता है। निडल वाइब्रेटर हो, सबसे ज्यादा तो यही यूज होता है ना, मैंने आपको पढ़ाया भी था पूरा डिटेल से। तो निडल वाइब्रेटर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ जो वाइब्रेटर यूज होता है वो यही होता है। इसी में एक स्टील का ट्यूब होता है ना, जिसको हम लोग पोकर बोलते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, स्क्रैपर इज यूज्ड फॉर, हम लोग जो स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं बाबू, कैसे करते हैं? स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल नहीं बाबू, एक्सकवेशन ओनली नहीं बाबू, सिर्फ और सिर्फ एक्सकवेशन नहीं करते हैं हम लोग। अगला एक्सकवेशन भी करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग भी करते हैं और डंपिंग भी करते हैं। एकदम करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बाबू, एक्सकवेशन करने के साथ साथ हम लोग मिट्टी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जहां जहां पे हमें डंप करने की आवश्यकता पड़ती है बाबू, हम लोग वहां पे डंप करते हैं। ये डिपेंड्स अपॉन कहां पे हमारा उस तरह का अनड्यूलेटेड सरफेस है सॉइल का, तो उसी पे पूरा डिपेंड करता है ये। अगला क्वेश्चन, साइज ऑफ पावर सोवेल इज गवर्न्ड बाय, ये जो साइज जो पावर सोवेल का साइज होगा बाबू, पावर सोवेल का जो साइज होगा वो कैसा होगा? पावर सोवेल को दूसरे नाम से हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू? क्राउलर माउंटेड क्रेन। जो क्राउलर माउंटेड क्रेन होता है इज वन टाइप ऑफ पावर सोवेल, ध्यान रखना है। ये क्या होता है बाबू हमारा? साइज ऑफ द डीपर, साइज ऑफ टायर, साइज ऑफ टायर पे तो डिपेंड नहीं करेगा ना बाबू, टायर बड़ा है या छोटा हो, इसमें ये तो क्राउलर माउंटेड होता है पावर सोवेल, उससे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। कैपेसिटी ऑफ इंजन नहीं बाबू, ऑल ऑफ द अबव नहीं बाबू। ये जो साइज ऑफ द डीपर होता है ना बाबू, वो जिससे खोदेगा, कितनी मात्रा में एक बार में वो मिट्टी हमारा खोदेगा, कितनी मात्रा में वो एक्सकवेशन करेगा, उस पर डिपेंड करता है बाबू हमारा साइज ऑफ द पावर सोवेल, ध्यान रखना है। प्लाईवुड इज स्पेसिफाइड बाय, प्लाईवुड को बाबू जैसे मार्केट में आप खरीदने जाएंगे, या प्लाईवुड का जो डिनोशन किया जाता है, उसको जिस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, तो किस तरीके से, किस पैरामीटर का प्रयोग किया जाता है? उसके वेट को लेके नहीं बाबू, उसके वॉल्यूम को लेके नहीं बाबू, उसके थिकनेस को लेके बाबू। मार्केट में जब आप प्लाईवुड खरीदने जाएंगे ना, तो आप बोलेंगे 19 मिलीमीटर का प्लाईवुड दे दो, 10 मिलीमीटर का प्लाईवुड दे दो, 12 मिलीमीटर का। तो प्लाईवुड को उसके साइज के हिसाब से स्पेसिफाई किया जाता है, उसके साइज के हिसाब से लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ध्यान रखना है। द थिकनेस ऑफ फेरो सीमेंट में भी, हमारे फेरो सीमेंट का जो थिकनेस है बाबू वो कितना होना चाहिए? 20 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, 75 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर। एकदम आपको मैक्सिमम जगह इसका रॉन्ग आंसर दिया हुआ रहेगा बाबू। फेरो सीमेंट की जो मैक्सिमम थिकनेस है ना बाबू, वो 25 मिलीमीटर ही मानी गई है। 25 मिलीमीटर से ज़्यादा हमारा फेरो सीमेंट का नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो है, जो थिकनेस है बाबू फेरो सीमेंट का, 25 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में यहाँ जो सबसे सुटेबल आंसर होगा बाबू वो होगा हमारा 20 मिलीमीटर। ध्यान रखिएगा, हर जगह आपको 50 मिलीमीटर वाला आंसर दिखाई देगा, बट आपको 20 मिलीमीटर ही मार के आना है, ध्यान रखना है। गूगल में एक बार सर्च कर लीजिएगा ना अच्छे से, एक दो जगह अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 20, 25, 15, 20, 25, ये तीन जो थिकनेस होता है ना बाबू फेरो सीमेंट का, सबसे आमतौर पर इसी को यूज किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंक्रीट इज मोस्ट सुटेबल इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट? तो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में बाबू किस तरह के कंक्रीट की हमें आवश्यकता पड़ती है? एयर इंट्रेंड, रेडी मिक्स कंक्रीट, वैक्यूम कंक्रीट। ध्यान रखिए बाबू, ये जो एयर इंट्रेंड कंक्रीट होता है ना, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सबसे ज्यादा आमतौर पे यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए बाबू, एयर इंट्रेंड कंक्रीट। होता है क्या बाबू, कंक्रीट के अंदर एयर के बबल्स होते हैं, हम लोग इनको इस प्रकार से कंक्रीटिंग ही करते हैं। वहाँ पे इसकी जो पूरी जो प्रोसेस होती है प्लेसिंग की कंक्रीट की, इस तरीके से वहाँ पे इसको किया जाता है कि कंक्रीट के अंदर एयर के बबल्स होते हैं, और ये एयर बबल क्या करते हैं ना बाबू, हीट को ट्रांसफर होने से रोकते हैं। ये हीट का बोलते हैं ना कि इंसुलेटर की तरह काम करता है, हीट का बेड कंडक्टर की तरह काम करता है, जिससे घर के अंदर का जो टेम्परेचर है जितना है उतना ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा, और बाहर का जो ठंडा
जो टेम्परेचर है वो घर के अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसलिए ये जो एयर इंट्रेंड जो कंक्रीट होता है ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, मतलब एयर का जो बबल्स है वो कंक्रीट के बीच में फंसा हुआ रहता है ना, इसको ध्यान रखना है। Which of the following is a type of conveying equipment? कन्वेइंग इक्विपमेंट का बाबू कौन सा एग्जांपल है? बेल्ट कन्वेयर होता ही होता है बाबू, डंपर भी होता है हमारा, ट्रैक्टर भी होता है बाबू हमारा। तो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको ये तो कॉपी में एकदम पहले लाइन में लिखाया था, ये जो सारे ये जो होते हैं हमारे कन्वेइंग इक्विपमेंट होते हैं ना। कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड, कंस्ट्रक्शन जॉइंट को बाबू हम लोग देते हैं कहां पे? एट 18 मीटर अपार्ट इन लार्ज स्ट्रक्चर, तो 18 मीटर के गैप पे देते हैं लार्ज स्ट्रक्चर में। वेयर द मेंबर इज सपोर्टेड बाय द अदर मेंबर, जहां पे एक मेंबर को बाबू दूसरे मेंबर की तरह सपोर्ट मिलता है वहां पे। तीसरा, इन कंक्रीट वॉल्स एट ए सील लेवल ऑफ विंडो, तो जहां पे बाबू कंक्रीट के दीवार में जो सील लेवल देते हैं वहां पे। और ऑल ऑफ द एबव, तो ध्यान रखिए बाबू ऑल ऑफ द एबव है ना बाबू, ये सभी कंडीशंस में हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन जॉइंट को देते हैं, ध्यान रखना है। अगला, द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोपोर्शन इज नोन एज, तो बाबू प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोपोर्शन इज नोन एज। तो जब कंक्रीट बाबू हम लोग मिक्स करेंगे तो एक यूनिफॉर्म कंक्रीट मिक्स हो हमारा, तो इसके लिए हम लोग जो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे उसका प्रॉपर और एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए। तो किस हिसाब से करते हैं उसके ग्रेडिंग के, उसको क्या बोलते हैं बेसिकली? ग्रेडिंग बोलते हैं बाबू, कर्विंग बोलते हैं, मिक्सिंग बोलते हैं, बैचिंग बोलते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। बैचिंग, कर्विंग और मिक्सिंग, ये तो वर्ड यहाँ पे आएगा ही नहीं। मिक्सिंग मतलब तो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना, ग्रेडिंग मतलब होता है बाबू एग्रीगेट्स को उसके साइज के अनुसार सेपरेट करना अलग अलग साइजेज में, उसको बोलते हैं ग्रेडिंग। तो यहाँ पे जो सबसे सुटेबल आंसर होगा बाबू वो होगा हमारा बैचिंग, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हर इंग्रेडिएंट्स को बाबू है ना प्रॉपर और एक्यूरेट मेजर करके हम लोग उसको मिक्स करते हैं, एक यूनिफॉर्म मिक्सर का निर्माण करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर मिक्स डिजाइन। तो यही था बाबू हमारा सेट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए सेट बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। चलिए इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग दूसरे ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।